गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन क्लासेस। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, एक तो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और एक होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेट कांस्टेंट। उसमें हम आरएनएस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आप ध्यान दें, टेम्परेचर हैज़ मार्क इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक इफेक्ट डालता है। ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ रिएक्शन है उसमें जैसे 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करते हैं तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। और उस चीज़ को हम एक्सप्रेस जिससे करते हैं वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट अपने आप में एक रेशियो है रेट कांस्टेंट का, जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री का। तो वही लिख रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ टू टेम्परेचर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसने बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, और नीचे क्या है? रेट कांस्टेंट टी डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लो यहाँ पे आपने टी कितना लिया? 298 केल्विन लिया है। कितना लिया? 298 केल्विन। तो ऊपर क्या हो जाएगा? जो आपका टी है उसके अंदर 10 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 298 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 308। कितना हो जाएगा? 308। तो ऊपर कितना है? रेट कांस्टेंट एट 308, और नीचे क्या होगा? 289। तो अब ये जैसे ग्राफ पे फोकस करेंगे, देखो इस ग्राफ के अंदर इस साइड में काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये हमने बताया भाई कोई भी रिएक्शन है उसमें है, ये तो है नहीं भाई 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 मॉलिक्यूल ही कोलिजन करेंगे। तो 100 में से 90 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, या 95 कर सकते हैं अगर अच्छा इफेक्टिव कोलिजन हो तो, या 80% भी कर सकते हैं, 20% ना भी करें। तो जैसे ये हमने लिख रखा है टी, जैसे मान लो आपका ये टी जो है ये तो हो जाए मान लो 298, और ये कितना हो जाए? 308 केल्विन। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी है ऑलमोस्ट नियरली डबल हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो ये शेडेड पोर्शन, जब आपका टी टेम्परेचर था तो एरिया क्या था आपके पास? इधर ABCD था, ठीक है। और जब हम करते हैं T+10, मतलब ये टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री और राइज कर दिया, तो जो ये शेडेड पोर्शन आया मेरे पास अब पूरा बड़ा, देखो इस पोर्शन से ये कंपैरिजन ये क्या होगा? डबल ही होगा उसका। इस पोर्शन से ये कंपैरिजन क्या होगा? डबल। मतलब पूरा पोर्शन क्या बन गया? ABEF। अब ये क्यों इंक्रीज होता है, इसका क्या रीज़न है? तो उसके लिए आइए इधर देखें एक मिनट के लिए। ये जो बातें हमने लिख रखी है कि जब भी हम इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कब होती है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन? जब आप इसका मतलब इंक्रीज है, इसका मतलब भी इंक्रीज है। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज टेम्परेचर कब? इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। टोटल नंबर कोलिजन से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होती कि कितने टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कितने इंक्रीज हुए हैं, उस पर डिपेंड करती है, ना कि टोटल कोलिजन पे। फिर दूसरा, जब हम यहाँ पे एक बात और देखेंगे, ये जो ग्राफ आपके पास जैसे आप देख रहे होगे कि जब आप इस ग्राफ को आइडेंटिफाई करते हो तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये पहले पीक क्या थी? जो आपके पास शिफ्ट हो रही है फॉरवर्ड की तरफ, और फिर क्या आ गया आपके पास? ये डाउनवर्ड। जैसे ये पीक्स की हाइट ज़्यादा है, इस पीक्स की हाइट कम है, तो ये ऐसा एक्चुअली क्यों हुआ? तो वो ध्यान देंगे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दो बातें लिख रखी हैं मैंने, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। इस MPKE का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जैसे इसकी जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ के अंदर इधर आए, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर यहाँ इतनी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। इस अगर T+10 है तो उसकी इतनी होगी आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो उससे क्या हो रहा है आपके पास? क्योंकि देखो यहाँ पे T था, फिर T+10 हो गया, तो जब T+10 आया उसकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। T टेम्परेचर था, उसकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कम थी। सेकंड, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सेकंड पॉइंट हमारा देखो क्या है यहाँ पे,
कि जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस कर रहे हैं क्या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, वो तो डिक्रीज हो रही है। कैसे देखो, क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है आपके पास। पहले कंडीशन के अंदर जो मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मतलब अगर हम इसको डॉटेड से देखें तो मैंने ये डॉटेड कर दिया, पर इतनी है, इतनी हाइट तक थी, क्योंकि इधर जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं। फिर जब t+10 आया, t+ क्या आया, 10 आया, मान लो t+10 को मैं यहाँ से डिनोट कर दिया मैंने, तो देख लो ना, ये ऊपर जाएंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, नीचे आएंगे तो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो पहले वाले फर्स्ट केस के अंदर क्या थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे, मोस्ट प्रोबेबल जो उनकी काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा थी, फिर उसके बाद क्या होगी, कम हो गया आपके पास, क्या होगी, कम हो गया आपके पास। तो ध्यान रखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाती है, वो तो डिक्रीज हो जाती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये दो मेन पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इस जो टॉपिक का मेन मोटिव यही था कि जब भी आप 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करते हो, जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ रिएक्शन है, उसके अंदर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन नियरली क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ये तो यही छोटा टॉपिक था। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन K = A e⁻ एक्सपोनेंटल फॉर्म है EA/RT, EA/RT। देखो क्या क्या चीज़ें हैं, K है आपके पास रेट कांस्टेंट, A कौन आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और EA कौन है एक्टिवेशन एनर्जी, और जो R कौन है गैस कांस्टेंट, और T कौन आपका टेम्परेचर, T कौन आपका टेम्परेचर। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक ग्राफ भी नोटिफाई करेंगे और एक फॉर्मूला भी बन के आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में करते हैं टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड कर दो। तो ये लिखेंगे ln k, और ये क्या हो जाएगा ln a, माइनस में एक्सपोनेंटल पावर है, जैसे m⁴n तो n आगे आ जाता है ना, तो ये आ जाएगा, तो ये माइनस ही है, क्योंकि ये पावर ऊपर माइनस है ना, तो आगे आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे EA/RT, और ये क्या हो जाएगा ln e, क्या हो जाएगा ln e आपके पास। क्योंकि ध्यान रखेंगे log m×n क्या होता है, log m+n होता है, बट यहाँ पे ऊपर पावर क्या थी, माइनस, इसलिए क्या आ गया, यहाँ पे बीच में माइनस आ गया। ठीक है, अब log e का मान क्या होता है, 1 होता है। जो log ना ln e है आपके पास, ln e है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है आपके पास, क्या होता है, 1 आपके पास। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब ये जो आपके पास इस इक्वेशन का हम ऐसे लिख देंगे ln k = माइनस का EA/RT प्लस में ln a, प्लस में ln a, ये बन के आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर नेचुरल लॉगरिथम से लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, तो एक करेक्टर मैंटिसस मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, कितने करते हैं, 2.303 से। तो भाई कर दो इसको कन्वर्ट, तो क्या आ जाएगा log k। अच्छा, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे EA/RT, यहीं पे कर लेंगे प्लस में log a। अब एक चीज़ देखो, जब आप नेचुरल लॉगरिथम से लॉगरिथम में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 आएगा आपके पास, तो इसका मतलब 2.303 आपका यहाँ पे भी होगा 2.303, और भाई आपका यहाँ पे भी होगा 2.303। अब मैं क्या, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको इधर, ठीक है, 2.303 इधर भी होगा और इधर भी होगा। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इस इक्वेशन को पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूँ, 2.303 से कर दूँ, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2.303 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट आ जाएगा इस टाइप से, यहाँ पे आ जाएगा 2.303। ओके, अब देखो, अब मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह काम करेगा। कैसे, ये होगा y mx प्लस सी, y = mx + c हो गया आपके पास। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, ये ग्राफ आ गया हमारे पास,
भाई वाई एक्सिस का लॉन्ग कौन है, लोग के, कौन है, लोग के। अच्छा, अब मैंने बताया था माइनस ये जो आपके पास ये पूरा पूरा टर्म ई ए अपॉन में माइनस का ई अपॉन में 2.303 r, ये आपका क्या है, एम, एम का मतलब स्लोप है, और एक्स एक्सिस का लॉन्ग कौन है, 1/t। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस ग्राफ में होता है 1/t, 1/t बेटा, और माइनस स्लोप होते हैं, नेगेटिव स्लोप, तो ग्राफ ऐसे आता है, और स्लोप को दिखा दें क्या है, ई ए अपॉन में 2.303, ई ए अपॉन में 2.303 आपके पास, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेकर और यहाँ तक थोड़ा ध्यान देंगे, या मैं इसको ये लाइन ना भी करके यहाँ पे बता देते हैं, ये इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, लोग ए, इंटरसेप्ट कौन होगा, लोग ए आपके पास, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया लोग के वर्सेज 1/t। तो ध्यान रखेंगे आरएनएस इक्वेशन में जो ग्राफ बनता है वो क्या है, लोग के वर्सेज 1/t, और स्लोप होती है ये जो आपके पास क्या है आपकी स्लोप, नेगेटिव स्लोप है तो लाइन नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया। अगर मान लो ये तो हमारे पास इसने रिजल्ट कर लिया, अगर हमें यही रेट कांस्टेंट दो अलग अलग रेट कांस्टेंट और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हो तो एक इक्वेशन और बनती है जिससे हम न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक का आई थिंक सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। हमने सिर्फ नेचुरल लॉगरिथम दोनों साइड में किया था, फिर नेचुरल लॉगरिथम को लॉगरिथम में कन्वर्ट किया, तो एक करेक्टर मैंटिसा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो ये नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। कब, जब हम पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आपका स्लोप है, वाई एक्सिस का लॉन्ग लोग के है, एक्स के लॉन्ग कौन है 1/t, और स्लोप आपकी वो उधर आ गई। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में अगर दो हम ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पे 1 मिनट रुकें सभी। इफ k1 and k2 are the rate constant, if k1 k2 are rate constant at two temperature, two different temperature, two different temperature, कौन है T1 and T2, T1 and T2। भाई K1 के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर T1, K2 के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर T2। तो देखो वो इक्वेशन हमारे पास ऐसे लिख देंगे, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस में ई ए अपॉन में ई ए कौन है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 RT1। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी, एक हो जाएगी log K2 log A माइनस का ई ए 2.303 RT2, एक इक्वेशन ये हो गई मेरे पास। भाई जब रेट कांस्टेंट K1 है तो टेम्परेचर T1 है, रेट कांस्टेंट K2 है तो टेम्परेचर क्या है T2 है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आ गई हमारे पास। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से 2 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये कैसे आ जाएगा, log K2 माइनस में log K1, K2 माइनस में K1 इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट करो इसके उसमें से, तो ये आ जाएगा ई ए अपॉन में 2.303 RT2। मैंने इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले कर लेते हैं क्योंकि ये ई अपॉन में 2.303 में कॉमन है ना, तो 1/T2 माइनस में 1/T1, 1/T1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये log m-n क्या होता है, log m/n, तो log K2 अपॉन K1, K2 अपॉन में K1, और ये हो गया ई ए अपॉन में 2.303, और अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो क्या आ जाएगा T1 T2, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1। तो भाई एक तो ये आपको जो फॉर्मूला बन के आया हमारे पास, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखेंगे, log K2 अपॉन K1 ई अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, T1 है T2। और ध्यान देंगे ये जो टर्म हमारे पास, जैसे आप ये तो कट जाएगा दोनों में, ये log A से log A घटेगा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया इसके अंदर से। अब इस टर्म में आप सोच रहे हो सर ये कैसे लिखा आपने, तो बिल्कुल आसान है। देखो मेरे पास ये टर्म थी ना, ई अपॉन में 2.303 और ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है।
और अब आपके पास तो देखें, ये हमने लिखा फर्स्ट टर्म, इसमें से सब ट्रैक करनी थे ना, तो माइनस ई अपॉन 2.303 RT2। अब माइनस ये सब ट्रैक करना है, वो भी पहले से माइनस में है, माइनस का ई अपॉन में 2.303 RT1 ठीक है बेटा। अब देखो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, मतलब ये टर्म तो किसकी होगी, प्लस की होगी। तो अब देखो, और ई अपॉन में 2.303 दोनों में है, ई अपॉन में 2.303 दोनों में क्या है, कॉमन है आपके पास, ठीक है। तो वो तो मैं बाद में लिख लूँगा, पहले ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, तो मैं ऐसे लिख दूँ 1/T1, तो मेरे पास प्लस का हो गया। और 1/T2 क्या है मेरे पास, माइनस का है। 1/T2 क्या है मेरे पास है, माइनस का है। और ई अपॉन में क्या है, ई अपॉन में 2.303 दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। तो ये टर्म तो आई हमारे पास, ई अपॉन में 2.303। अच्छा ये हमने ध्यान ध्यान देंगे, यहाँ पे T1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, T2 होगा, तभी तो एलसीएम में आया T1 T2, हाँ ये सही है, ठीक है। तो देखो ये टर्म ऐसे सोल्व करोगे आप, जब इसमें सब ट्रैक करेंगे तो ई अपॉन 2.303 RT2 माइनस में, और फिर ये माइनस का था ही आपके पास, तो ये माइनस माइनस क्या होगा आपके पास, प्लस होगा आपके पास, ठीक है। और ई अपॉन में 2.303 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या होगा, प्लस का होगा। 1/T1 ये किसका है, माइनस का है। फिर हमने एलसीएम लिया है T1 T2, तो यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस में T1, तो ये टर्म आ गया। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कि log K2 अपॉन K1 ई अपॉन में 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। तो ये तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम आरएनएस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उसी के अंदर हमारे पास एक छोटा टॉपिक है, बस ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है। फिर एक तो न्यूमेरिकल बचे हैं बस इस पे, आरएनएस इक्वेशन पे, और कुछ स्टार्टिंग के कुछ एक दो न्यूमेरिकल है वो है, तो ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक सबस्टांस है जो क्या करता है, विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। मतलब जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को, के टाइम को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। पहले अगर जो रिएक्शन 15 डेज में हो रही थी तो उसको 7 डेज में कर देता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये है KClO3 है, पोटासियम जो क्लोराइड आपके पास, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो KCl प्लस में O2 बन गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे K कितने 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये जो MnO2 यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को ग्रेट, जो पोटासियम क्लोराइड था आपके पास, ये क्या था आपके पास, पोटासियम क्लोराइड, तो जो हमारे पास MnO2 है वो कर रहा है इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। किसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटर एक्सटेंट में, इस पोटासियम क्लोराइड का, पोटासियम क्लोराइड का। अब सबसे पहले इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो AB, ये कोई आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है, और X आपका क्या है, कैटलिस्ट है। AB क्या आपके रिएक्टेंट है और X क्या है आपका, कैटलिस्ट है। तो सबसे पहले कैटलिस्ट क्या करता है, आपके जो रिएक्टेंट है उसके साथ एक पार्शियल बॉन्ड करेक्टर बनाता है। जैसे ए का बीच का बॉन्ड टूट गया और X जो कैटलिस्ट है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट्स कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है, फिर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ए और बी के बीच में तो क्या बन गया, बॉन्ड बन गया आपके पास, और कैटलिस्ट आपके पास दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या हो गया आपके पास से, रीजनरेट हो गया। तो सर इस केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट ने क्या पार्टिसिपेट किया, टेम्परेरी बॉन्ड बनाए, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। टेम्परेरी बॉन्ड किसके साथ बनाए, रिएक्टेंट के साथ, जिससे क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और फिर ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है, जिसके बाद क्या बनता है आपका प्रोडक्ट प्लस में आपका कैटलिस्ट, प्रोडक्ट प्लस में कैटलिस्ट। अब देखो कैसे हम देखते हैं कि कैसे कैटलिस्ट आपका वर्क करता है किसी ग्राफ के अंदर, वो भी नोटेशन करते हैं। तो देखो ये तो हमारे पास नॉर्मल सी बात थी, अब एक ग्राफ और बनाते हैं। देखो ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं, तो ये देखेंगे ध्यान से इधर, या मैं इसको वो कर देता हूँ थोड़ा,
एक मिनट रुको। अब देखें, ये जो ऊपर वाली है ये रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट है। और ये जो पाथ हमारे पास है ये विद कैटलिस्ट के साथ है। तो इसका मतलब क्या कर दिया इसने एक्टिवेशन जो एनर्जी आपके पास है उसको क्या कर दिया है, पहली वाले केस के अंदर जैसे यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींच लें, यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये फर्स्ट केस में ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, सेकंड केस की क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके साथ है, विद कैटलिस्ट। और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके साथ थी, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। इसका मतलब कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो इधर था आपके पास है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट का पाथ था उसके अंदर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जिसमें आपके पास कैटलिस्ट नहीं था उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी आपके पास। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, आपकी रेट ऑफ जो रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है अपने, और जो उसकी जो टाइमिंग है उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर देता है। टाइमिंग क्या कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया। तो वही हमने बताया कैटलिस्ट इज सबस्टेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। उल्टा कर, जैसे मान लो यहाँ पे 15 थी तो यहाँ पे 7 कर दिया, तो इसका मतलब उसको कम कर दिया। विदाउट मतलब जो रिएक्शन है उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं करेगा एंड ऑफ रिएक्शन तक। बस उसका काम मेन क्या था कि ये जैसे मान लो आपके पास प्रोडक्ट है और यहाँ पे कौन था आपका रिएक्टेंट, तो मतलब उसका काम मेन था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन करना, रिएक्टेंट से उसको कहाँ लेके जाना, प्रोडक्ट में लेके जाना। और जो रिएक्टेंट है उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं करेगा वो, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल जो अभी आपके एग्ज़ाम हुए थे सीबीएसई के 2020 के अंदर केमिस्ट्री का पेपर के अंदर, ऐसे एक सेट के अंदर ये न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए एक इजी सा ट्रिक बताते हैं हम आपको। क्या ट्रिक है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 100 मिनट फॉर कंप्लीशन 60%। भाई 60% रिएक्शन पूरी होने के लिए 100 मिनट लेती है, 100 मिनट लेती है, तो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। इसने पूछा फाइंड द टाइम व्हेन 90%। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर से परसेंटेज का आता है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर बोला है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है जो हम फाइंड आउट करते हैं, 2.303 अपॉन में टी log ऑफ R0 अपॉन में R, ये लिखते हैं ना, R0 अपॉन में R ये लिखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम के का मान फाइंड आउट करेंगे जो पहली स्टेटमेंट है वहाँ से। और परसेंटेज क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसको हमेशा 100 मान लेंगे और जो भी परसेंटेज दी है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लो पहली जो स्टेटमेंट मेरे क्या बोल लिया है कि मेरे पास टी का मान कितना है 100 मिनट, ठीक है, और परसेंटेज जो है वो मेरे पास 60% है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के का मान निकालूंगा सबसे पहले 2.303 अपॉन टी का मान कितना है 100 मिनट log ऑफ, और अभी मैंने बताया परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो तो R0 की जगह पे क्या मान लेंगे, पूरा 100 मान लेना, और नीचे क्या कर देंगे 100 माइनस में 60, 100 माइनस में 60, तो ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 40, 100 अपॉन में 40, जीरो से जीरो कट गया। अब log 10 माइनस में log 4 हो जाएगा, तो log m बटा n क्या होता है, log m माइनस log n। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये मल्टीप्लाई में था ना, तो log 10 माइनस में 4, log 10 माइनस में 4, भाई log 10 माइनस में log 4, तो ओवरऑल मैंने log को बाहर ही लिख दिया। अब यहाँ से k का मान फाइंड आउट कर लो, 2.303 अपॉन में 100, अभी log 10 का मान तो 1 होता है, तो बस log 10 का मान कितना होता है, जो log 10 है ना उसका मान कितना होगा 1 होगा। ओके, तो ये तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, तो log 4 और देख लेंगे हम, log 4 एक डिजिट है ना, तो एक डिजिट के लिए क्या करते हैं n-1 करते हैं, तो 0 पॉइंट, अब 40 का 0 पे देखना आपको, किस पे देखना है 40 का 0 पे, और 40 का 0 पे कितना होता है आपका
40 पे 0 पे एक बार हमें बुक की ज़रूरत पड़ेगी, 1 मिनट रुकें। तो देखें आपको दिखाई देगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। देखो 40 का 0 पे ये रहा 6021, ये रहा 6021 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 0.6021, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अब देखो के का मान मेरे पास आ गया। अब उसने पूछा मेरे को भाई 90% कितने में कंप्लीट होगी, 90% का पूछा ना बेटा उसने। तो 90% का देखो, तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला हमें टी का मान पूछा, तो ये अब की बार फॉर्मूला आएगा टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ आर नोट अपॉन में आर। अब देखो टी का मान निकालना है 2.303, जो के का मान यहाँ से आया था ना वो यहाँ पुट करोगे आप। जो के का मान ये आया आपके पास, इसको करोगे पुट। और इसकी कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए देखो ऐसे कर लो भाई, 2.3 की गुणा कर लो 0.6 से, ठीक है। और नीचे आपके पास कितना है 100 है, बस इतना कर लो आप। तो देखो करो, इसको कितना आएगा आपके पास 2.3 0.6 से, जो 6 दिए 18 1, रुको यहाँ पे करेंगे इधर। तो देखो यहाँ पे भाई 2.3 और 0.6, पॉइंट को बाद में देख लेंगे। 23 को 6 से कर लेते हैं सीधा, 23 को 6 से कितना आएगा 138। अब देखो 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने 2 के बाद पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट थे ना। या पॉइंट को और भी अच्छी तरह सोल्व करने के लिए ऐसे कर लो, नहीं तो इसको 2 पॉइंट नीचे पॉइंट के नाम की 2 जीरो और आ जाएंगी, तो ऊपर 138 अपॉन में 2 जीरो नीचे से थी, 2 जीरो ये पॉइंट वाली और आ गई। तो इसको हम ओवरऑल लिख देंगे 0.0138, 0.0138 ये आ गया मेरे पास। तो के का मान आ गया 0.0138 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ। अब भाई आर नोट की जगह पे 100 लिखेंगे। परसेंटेज कितना दिया बेटा 90, परसेंटेज कितना दिया आपके पास 90% दिया है। तो देखो 100 में से 90 घटा देंगे, 100 में से 90, 100 में से 90 घटाओ कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 आ गया। तो ये आ गया 100 अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया log 10, और log 10 का मान कितना 1। तो बस आ गया आपका आंसर। अब आपको क्या करना है, बस ये करना है t इज इक्वल टू 2.303 0.0138 0. इसको सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका टाइम दे रखा है 100 मिनट्स, ठीक है, और 60% कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला काम आपको ऐसा परसेंटेज क्वेश्चन आए तो आर नोट की जगह पे 100 पुट कर देंगे, नीचे जो परसेंटेज है उसको 100 में से घटा देंगे। तो सबसे पहले के का मान निकालोगे आप, यहाँ से के का मान निकालने के बाद फिर जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जिसमें उसने टी पूछा है, यही तो फॉर्मूला था आपके पास, टी मैंने ऊपर कर दिया के नीचे, तो के का मान यहाँ पुट करूँगा और इसको सोल्व करूँगा, ठीक है। अब इसी पे बेस मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दे देता हूँ और ऐसे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन यही हो जाए कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50 मिनट में, ये क्वेश्चन करके देखेंगे आप, 50 मिनट कंप्लीट हो रही है कितने में, यही कर दें बस 50 मिनट कंप्लीट हो रही है 60% में, फाइंड द टाइम 90% कितने में कंप्लीट होगी, ठीक है। अच्छा एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 मिनट लेती है, 30 मिनट कंप्लीट होने में कितनी लेती है 70%, तो वो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी, 80% होने में कितना टाइम लेगी, एक ये भी क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन 2 हो गए। एक तीसरा क्वेश्चन ले और करते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट लेती है, 40 मिनट लेती है कितना कंप्लीट होने में 25% के लिए, तो वो 75% कंप्लीट होने में कितना लेगी। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बिल्कुल इसी पे बेस हैं, इनको ट्राई करके देखें। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, के बराबर है 2.303, 40 मिनट का मतलब 40 लिख दिया नीचे, log ऑफ 25% का मतलब 100 अपॉन में 100 माइनस में 25, तो यहाँ से के का मान आएगा। फिर आप क्या करोगे, टी इज इक्वल टू 2.303, और यहाँ पे जो के का मान यहाँ से निकालोगे, ये वाला के का मान यहाँ पुट करोगे, log ऑफ अब क्या है 75% दे रखा है, तो आर नोट की जगह पे तो हम परसेंटेज के इसमें 100 पुट करेंगे, 100 माइनस में 75, 100 माइनस में 75, तो कितना हो जाएगा, जैसे ये इसको सोल्व करोगे तो 100 अपॉन में कितना आ जाएगा
75। ठीक है, तो इसको आप काट भी सकते हो, सोल्व कर लोगे इसको। इसी तरह ये 100/25 आ जाएगा, इसको काट लेंगे, फिर लोग का मान देख लेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करके देखना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन क्लासेस।